आदाब, मैं मोहिउद्दीन आप सभी का खैर मकदम करता हूँ आज के ख़ास प्रोग्राम ख़ास मुलाकात में। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाने जा रहे हैं जो कांग्रेस के कदावर लीडर हैं और अपने बयानात की वजह से वो अक्सर व बेशतर अखबारात की सुर्खियाँ बटोरते रहते हैं। मुंबई में उत्तर भारतीय के मसले से लेकर के सर्जिकल स्ट्राइक जैसे मौज़ूआत पर बात करते हैं। जी हाँ, मेरी मुराद संजय निरुपम जी से हैं, वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत खैर मकदम। सर, एक बात ये बताइए कि जिस तरह के हालात फ़िलहाल मुल्क में हैं, आपको क्या लगता है? ये सब इसलिए हो रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार जो पिछले 4.5 वर्षों से देश में है, इस सरकार ने सच पूछिए तो बुनियादी मुद्दों के ऊपर कुछ काम नहीं किया। चाहे लोगों के रोजगार का प्रश्न हो या महंगाई का प्रश्न हो या भ्रष्टाचार का मुद्दा हो या कालाधन का मुद्दा हो या औरतों की सुरक्षा का सवाल हो, हर मामले में यह सरकार फेल हो गई है। सारे आंकड़े जो सरकार के निकल के आते हैं वो स्थापित करते हैं, साबित करते हैं। हाँ, फर्जी आंकड़े दे दे करके वो जबरदस्ती कहते रहते कि हमारा जीडीपी बढ़ रहा है जी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ रहा है जी, लेकिन सच पूछिए तो इस समय देश में 12 करोड़ नौजवान बेरोजगार हैं। हिंदुस्तान दुनिया का सबसे नौजवान देश है। यहाँ 18 साल की उम्र से लेकर 35 साल की उम्र के बीच लगभग 69%, एक कम 70% नौजवान हैं और उन नौजवानों की सबसे बड़ी जरूरत जो है वो नौकरी है और इसी फ्रंट पर यह सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है। लेकिन सवाल एक पैदा होता है कि मतलब आपने जो बातें बताई हैं, जो खामियां गिनवाई हैं, क्या आपको लगता है कि राम मंदिर का मुद्दा जो बीजेपी ने उठाया है वो चीज़ें जो है वो पीछे रह जाएंगी और राम मंदिर का मुद्दा जो है वो आपको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा जाएगा? अच्छा हुआ आपने सवाल पूछा, मैं इसके आगे बोलने वाला था लेकिन आपने ही सवाल पूछ लिया। अब चूंकि इन बुनियादी मुद्दों के ऊपर यह सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है, तो इन मुद्दों पर जब लोग सवाल पूछेंगे तो उन सवालों से लोगों का ध्यान बटाने के लिए राम मंदिर का मुद्दा लाया गया। देश का हर हिंदू अब सवाल पूछ रहा है। ये सब 4.5 वर्षों तक आप सरकार में थे। 4.5 वर्षों में तो आपने राम मंदिर बनाने के लिए न तो कोई ऑर्डिनेंस की बात की, न कोई कानून की बात की और न कोई धर्म संसद बुलाई। आपके पास सरकार थी, 282 आपके अपने एमपी थे, 40-50 एमपी जो आपके सहयोगी दल के थे वो आपको सपोर्ट कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्वशक्तिमान प्रधानमंत्री माने जाते हैं, खुद आरएसएस के बैकग्राउंड से आते हैं, प्रचारक रहे हैं। तो ऐसे में राम मंदिर का मुद्दा 4.5 वर्षों तक चर्चा में नहीं था। अब जब चुनाव का टाइम आ गया है तो लेकर आते, इसका मतलब आप राम मंदिर के बहाने लोगों का ध्यान बटाना चाहते हैं। हमेशा राम मंदिर के मुद्दे पे जो वोट बटोरने की कोशिश करती है भारतीय जनता पार्टी, इस बार ये दाल नहीं गलने वाली है। इस बार इनको राम माफ नहीं करने वाले हैं। इस बार राम इनकी जो नैया है वो पार नहीं होने देंगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि मतलब कांग्रेस को भी कहीं ना कहीं नुकसान पहुंच सकता है? जिस तरह का मूवमेंट खड़ा किया बीजेपी ने, शिवसेना ने मूवमेंट खड़ा किया, खुद अयोध्या गए शिवसेना चीफ और वहाँ पे इन्होंने जलसा किया, तो ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो लगता नहीं है कि मतलब एक किस्म के जज्बाती बातों को लेकर के जो है वो एक आम हिंदू का रुझान बढ़ सकता है इलेक्शन के मौके पर? बिल्कुल, ये भावनाओं को, जज्बातों को भड़काने का काम कर रहे हैं। और चाहे शिवसेना हो या आरएसएस हो या बीएचपी हो या बीजेपी हो, ये सब एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। ये सब मिल करके जानबूझ करके, क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी से लोग सवाल पूछेंगे तो शिवसेना से भी सवाल पूछेंगे। जो आरएसएस घर घर जाकर के बीजेपी के लिए प्रचार करके आई थी, उनके स्वयंसेवकों से भी लोग सवाल पूछेंगे, विश्व हिंदू परिषद से भी सवाल पूछेंगे। तो ऐसे में ये सब लोगों के सवालों से मुंह छुपाने के लिए, मुंह चुराने के लिए ये मुद्दा लेके आए हैं। मेरा पूरा विश्वास है, मेरा पूरा भरोसा है कि राम मंदिर के मुद्दे पर इस बार भारतीय जनता पार्टी को कोई वोट नहीं मिलने वाला है। हिंदू वोट वो मोबिलाइज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि काट की हांडी एक बार ही चढ़ती है चूल्हे पे, बार बार नहीं चढ़ती। लेकिन सवाल ये पैदा हो रहा है कि राम मंदिर के बारे में ऑर्डिनेंस लाने की बात हो रही है। साधु संत जो है वो जमा हो रहे हैं, कह रहे कि ऑर्डिनेंस लाया जाएगा। अगर 19 से पहले ऑर्डिनेंस लाया जाता है और ऑर्डिनेंस की बुनियाद पे मंदिर की तामीर होती है, तो ये कितना हानिकारक है कांग्रेस के लिए? मैं बात सिर्फ कांग्रेस पार्टी का नहीं है, बात हिंदुस्तान का भी है, देश का भी है। हम भी एक राम भक्त है, हम भी हिंदू हैं, लेकिन इस तरह के इश्यूज के ऊपर लड़ाई झगड़ा इस देश में कभी नहीं हुआ। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला यह है कि जो विवादित जमीन है उसको 3 हिस्से में बांट दीजिए। मतलब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी पूरी छानबीन के बाद पाया कि जो क्लेम किया जा रहा है उसमें तथ्य नहीं है, तो उन्होंने कहा 3 हिस्सों में बांटिए। एक हिस्सा हिंदू
जो लोग जो वहां पर संघर्ष कर रहे हैं मंदिर बनाने के लिए, उनको उस ग्रुप को दीजिए। एक हिस्सा मुस्लिम समाज को दीजिए जो कह रहा है कि नहीं यहीं पर हमारी बाबरी मस्जिद थी, और एक हिस्सा अखाड़ा परिषद को दीजिए जो वहां के स्थानिक लोग हैं जो रामलला की पूजा सदियों से करते आ रहे हैं, जिससे बीएचपी का या बीजेपी का या आरएसएस का कोई लेना देना नहीं है। वो इनकी एक सेपरेट एंटिटी है जो सही मायने में राम के भक्त हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद मामला गया है सुप्रीम कोर्ट में, जहां पर अपील की गई है उसके रिव्यू के लिए। सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है। अब अगर प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट में जो विषय लंबित पड़ा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट को एक कॉल लेना है, उस पर फैसला करना है, उस फैसले के ऊपर प्रधानमंत्री जी कोई ऑर्डिनेंस बनाते हैं, कोई कानून बनाने का प्रयत्न करते हैं, तो ये एक प्रकार की जबरदस्ती होगी। मुझे नहीं लगता कि ऐसा ऑर्डिनेंस बनाने का कोई उनको वैधानिक सुझाव देगा प्रधानमंत्री को। हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर डेस्परेट हो जाएं चुनाव जीतने के लिए, वो कुछ भी कर सकते हैं। तब ये जो पूरा प्रयास होगा ये अपने आप में एक बहुत ही एक दिखावे वाला प्रयास होगा, और थोड़ा सा गैर कानूनी भी होगा, और थोड़ा इम्प्रॉपर भी होगा। आप भी राम भक्त हैं, आप भी राम की पूजा करते हैं, क्या आपको क्या लगता है आस्था की बुनियाद पे जो है वहां पे मंदिर बनना चाहिए बाबरी मस्जिद की जगह? मंदिर तो बनना चाहिए, मंदिर के खिलाफ कोई नहीं है। भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बनना चाहिए, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि जिस जमीन पर जिद करे उसी जमीन पर बनना चाहिए। हमारे मस्जिद की जमीन पर नहीं बनना चाहिए। मतलब अब किस जगह पे बनेगा, ये पूरा फैसला तो सुप्रीम कोर्ट को लेना है। मैंने आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला भी कोट करके बताया। क्या आपको लगता है कि जिस तरह का माहौल पैदा किया जा रहा है पूरे देश में, तो जो माइनॉरिटी है, अकलियत है, वो एक किस्म के खौफ में मुब्तला होते जा रही है, ताकि जो है वो उनको खौफ में रखा जाए और एक अपना वोट बैंक जो है वो सीधा किया जाए? देखिए, ये खौफ का माहौल है, आपको लगता है? देखिए, ये सरकार जब से आई है तब से ये पूरा जो प्रशासन चला रही है, जो शासन चला रही है, या जो गवर्नेंस सामने लेके आई है, पेश कर रही है, वो खौफ पर आधारित है, डर पे आधारित है। सवाल सिर्फ माइनॉरिटी का नहीं है। जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो तो डरे हैं, उनको डराया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, सरेआम पकड़ करके मार दिया जाता है, जिंदा जला दिया जाता है। दलित समाज को मारा जा रहा है। दलित समाज के लोग, कोई नौजवान अगर घुड़सवारी करता है तो उसको मार दिया जाता है, कोई मूंछ रखता है तो उसको मार दिया जाता है। तो ये सरकार तो एक खौफ के आधार पे ही पूरा प्रशासन चला रही है। जो अपोजिशन में बैठे लोग उनको भी डराया जाता है, जो लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं उनको भी डराया जाता है। आपको भी धमकी आई है इससे? हमको तो धमकी आती रहती है, और हम इन धमकियों में आने वाले लोग नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग बेचारे डर भी जाते हैं। किसी को सीबीआई का डर डरा रहा है, किसी को ईडी का डर, किसी को इनकम टैक्स का डर। इस पर आप देख लीजिए पूरे देश में अलग अलग ढंग से लोग डरे हैं, लेकिन वही बहुत लोग मुखर होकर, वोकल होकर बोल भी रहे, इस सरकार को बेनकाब भी करो। उसमें से एक मैं भी हूं, मैं भी खुल के बोलता हूं और बोलूंगा भी आगे, क्योंकि मुझे डर भी नहीं है। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। देश में अगर कानून के हिसाब से काम नहीं होगा, चाहे दुनिया का कितना भी ताकतवर आदमी सत्ता में हो, उसका विरोध होना चाहिए। ये सर्व सामान्य नागरिकों को विरोध करना चाहिए। रह गई बात माइनॉरिटी की, तो अयोध्या में जो सारा कुछ हुआ नाटक, आपने देखा होगा अयोध्या के जो मुस्लिम समाज थे वो डर के मारे वो बेचारे अपने घरों के बाहर ताला लगा के चले गए थे। यह अच्छी बात नहीं है। कम से कम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो ऐसा वातावरण, ऐसी परिस्थिति पैदा नहीं होने देनी चाहिए। दूसरी बात, जो मुस्लिम समाज है उसको बार बार कभी लव जिहाद के नाम पे, कभी मॉब लिंचिंग करके, कभी गाय के नाम पे, कभी बीफ के नाम पे जिस तरह से डराया धमकाया जा रहा है, मारा जा रहा है, उससे समाज में एक नफरत का विचार पैदा हो रहा है। उस नफरत के बनिस्बत, उस आधार पर कहीं ना कहीं एक डर का वातावरण और एक बिखराव का वातावरण पैदा हो रहा है, जो इस सरकार की सबसे बड़ी नालायकी है और नाकामयाबी है। जो आम मुसलमान है उसको ये लगता है कि जिस तरह से खौफ का माहौल बनाया जा रहा है पूरे मुल्क में, उसी के साथ साथ जो है वो जो उम्मीदें कांग्रेस से थी उसको, वो उम्मीद पे कांग्रेस खरा उतरती दिखाई नहीं दे रही है। पहला एतराज़ ये है कि अगर बीजेपी हार्ड हिंदुत्व की बात कर रही है तो कांग्रेस जो है वो सॉफ्ट हिंदुत्व की बात कर रही है। कभी आप जो है मध्य प्रदेश के इलेक्शन में गौमूत्र की बात करते हैं, कभी रामपथ की बात करते हैं, और कभी जो है वो ऐसे मुद्दे लेके आते हैं जो आपके सॉफ्ट हिंदुत्व को जाहिर करते हैं। तो क्या सॉफ्ट हिंदुत्व हार्ड हिंदुत्व को चैलेंज कर सकता है? देखिए, इसको सॉफ्ट हिंदुत्व और हार्ड हिंदुत्व जैसा कोई टर्म नहीं होता है। ये तो मीडिया के लोगों ने अपने ढंग से, अपनी सुविधा के लिए एक शब्द का इजाद कर लिया है। मैंने अभी अपने जवाब में कहा कि कांग्रेस पार्टी राम मंदिर के खिलाफ नहीं है, कांग्रेस पार्टी राम के खिलाफ नहीं है, कांग्रेस पार्टी मंदिरों के खिलाफ नहीं है। हम मंदिरों के खिलाफ नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि मस्जिदों के खिलाफ है। कांग्रेस पार्टी एक सर्वधर्म संभाव में विचार करने, विश्वास करने वाली पार्टी है। कांग्रेस पार्टी सभी धर्मों का आदर होना चाहिए, सभी धर्मों की जो परंपरा है, जो आस्थाएं हैं, जो विश्वास है, उसका सम्मान होना चाहिए। इस विचारधारा में विश्वास करते हैं, और इसी आधार पर अगर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी पुष्कर जाते हैं, ब्रह्मा जी के मंदिर में जाते हैं, तो बिल्कुल उसी तरह से अजमेर में
ख्वाजा नवाज के दरबार में भी जाते हैं, मोइनुद्दीन चिश्ती नवाज के भी दरबार में जाते हैं, तो वहां भी जाते हैं, वहां भी चादर चढ़ाते हैं। बैलेंसिंग है, ये लगता है बैलेंसिंग नहीं है, ये हमारा विश्वास है। अभी जैसे आपने देखा होगा 21 नवंबर को ईद मिलादुन नबी था, मैं उस कार्यक्रम में भी शामिल हूं और पूरे जोशो खरोश के साथ सारे पार्टी के सभी लोग शामिल हुए। उसके 2 दिन बाद 23 नवंबर को गुरु नानक देव की जयंती थी, उसमें हम लोग सिख समाज के साथ जोरदार ढंग से हम लोग शामिल हुए। तो आप इसको बैलेंसिंग एक्ट कहने के बजाय अब ये कहिए कि हिंदुस्तान में हर वर्ग की आस्था के साथ जुड़ के जीना, ये कांग्रेस पार्टी का दर्शन। 15 कलमी कार्यक्रम आपने बनाया, लेकिन आपने जो है वो 65 साल हुकूमत भी की और उसके बदले में आपने मुसलमानों को क्या दिया? स्ट्रक्चरल कमेटी की रिपोर्ट जो मुसलमानों को दलितों से बदतर बताती है। यही आरोप जो है वो हमेशा बीजेपी लगाती आई है आपके ऊपर कि 60-65 साल के हुकूमत के दौरान कांग्रेस ने मुसलमानों के हाथ में एक ऐसी रिपोर्ट थमा दी जो मुसलमान किसी ज़माने में इस मुल्क पर राज करता था, वो दलित से बदतर हो गया है। क्या जिम्मेदारी कबूल करते हैं आप? देखिए, ऐसा है, 125 करोड़ का देश है, गरीबी है, पिछड़ापन है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन ज्यादा मुसलमानों में ये ना सर, ये हर वर्ग में है। क्या आदिवासी लोग पीछे नहीं है? स्ट्रक्चरल कमेटी की रिपोर्ट ये कह रही है कि मुसलमान तबका जो है वो दलित से ज्यादा पिछड़ा हुआ है। ठीक है, जबकि दलित को एसटी है, एनटी है और शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी में रखा गया है, लेकिन मुसलमान जो है वो तो बहुत पिछड़ता जा रहा है। हाँ, ये बात सही है। एससी, एसटी और एनटी, इन कम्युनिटी के लोगों को हमने एक रिजर्वेशन की व्यवस्था करके दी संविधान में, जाति के आधार पर, जातिगत जो पिछड़ापन था, जिसकी वजह से काफी समाज के लोगों ने लाभ उठाया और बहुत आगे आए भी। मुस्लिम समाज के लिए व्यवस्था नहीं थी और यही वजह है कि हम लोगों ने व्यवस्था करने का मतलब स्ट्रक्चर कमेटी की रिपोर्ट से पहले हमने शुरुआत करके दी। उसको भी लोगों ने चैलेंज किया, देखो साहब धर्म के आधार पर रिजर्वेशन दे रहे। हमने कहा नहीं, धर्म के आधार पर नहीं दे रहे। अगर हिंदू धर्म में कोई पिछड़ा है और उसको आगे आने का मौका मिलना चाहिए संविधान के आधार पर, तो मुस्लिम धर्म में भी जो पिछड़ा है उसको इस आधार पर, संविधान के आधार पर आगे आने का मौका मिलना चाहिए। उसका पिछड़ापन है वो उसके लिए अभिशाप है, उसको कैसे उससे बाहर निकाला जाए ये सोचना समझना हमारी जवाबदारी है। तो अगर कोई ये कहता है कि 60 साल में आपने सिर्फ स्ट्रक्चर कमेटी की रिपोर्ट दी मुसलमानों को, ये मुझे लगता है हमारे ऊपर थोड़ा अन्याय होगा, एक नाइंसाफी होगी कांग्रेस के साथ। इसको भी याद रखना चाहिए। सीएम साहब जो महाराष्ट्र के सीएम है, उनका ये खुलासा है, उनका यह बयान है कि मुसलमानों को रिजर्वेशन देने के हक में नहीं है। अमित शाह जी का बयान आया है कि मुसलमानों को रिजर्वेशन देने के हक में नहीं है वो कांग्रेस बीजेपी पार्टी। सवाल ये पैदा होता है कि जैसे आपने कहा कि 6 महीना पहले आपने रिजर्वेशन दिया, दोनों में फर्क है। जब बीजेपी रिजर्वेशन देती है मराठा को तो वो बैकवर्ड कमीशन में जाती है, पूरा खंगालती है, पूरा छान पटक करती है। और फडणवीस का खुद ये बयान है, फडणवीस जी का, कि वो ऐसा रिजर्वेशन देने के फिराक में है, कोशिश में है कि इसको जो है कोई चैलेंज नहीं कर पाए। आपने ऐसा रिजर्वेशन दिया, ना मराठा रिजर्वेशन टिक पाया कोर्ट में, ना मुस्लिम रिजर्वेशन टिक पाया। तो नियत का क्या मामला है? नियत में फर्क आपको लगता है? हमारी नियत में कोई खराबी नहीं है। हमने अगर मुस्लिम समाज को रिजर्वेशन दिया तो कोर्ट में वो टिका, हारे नहीं हम। कोर्ट ने कहा है कि कोर्ट ने रोजगार में नहीं मिल सकता, एजुकेशन में मिल सकता है। चलो कहीं तो दो। हमारे जो मुस्लिम भाई पीछे रहे कम से कम पढ़े तो, अगर पढ़ने में उनको रिजर्वेशन मिलता है और अच्छे ढंग से आगे तो खुद ब खुद रोजगार मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम रोजगार का भी करके देंगे इंतजाम। क्यों? क्योंकि सचमुच ईमानदारी से हम मानते हैं कि मुस्लिम समाज पीछे छूट गया है, उसको आगे लाना है। आज 20 करोड़ के आसपास मुस्लिम आबादी है देश में। ये 20 करोड़ लोग पीछे रहेंगे तो हिंदुस्तान आगे नहीं आ सकता। हिंदुस्तान को आगे लाने के लिए इनको लाना, लेकिन एक जबरदस्त विरोध है, प्रतिरोध है। अगर भारतीय जनता पार्टी या अमित शाह ये कहते हैं कि हम मुस्लिम लोगों को रिजर्वेशन नहीं देंगे, तो हम उतना ही ठोक के कहते हैं कि मुस्लिम लोगों को रिजर्वेशन देंगे और देना चाहिए, और देने की शुरुआत भी की हमने। जो लोग आज कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में नहीं देंगे, वो 6 महीने बाद सरकार में नहीं रहेंगे। 6 महीने बाद हम आएंगे और जो मुस्लिम समाज को रिजर्वेशन देने का जो हमारा प्रस्ताव था, उसको कानूनी अमली जामा पहना करके मुस्लिम समाज के साथ न्याय करेंगे। आप न्याय की बात कर रहे हैं, समाजी न्याय की बात हो रही है, लेकिन क्या सियासी तौर पर भी इंसाफ होने वाला है मुसलमानों के साथ? क्योंकि मुसलमानों ने हमेशा से डिमांड की है कि कम से कम असेंबली की सीटों में जो है वो उनको आबादी के हिसाब से कांग्रेस टिकट दे। लेकिन होता यह है कि कांग्रेस जो है वो मुसलमानों का वोट तो मांगती है, लेकिन मुसलमानों की नुमाइंदगी देने में जो है पीछे रहती है। महाराष्ट्र के मुंबई शहर की एक कहानी बता देता हूं। पूरे मुंबई में कांग्रेस पार्टी के 5 विधायक हैं, जिसमें 3 मुस्लिम हैं। 5 में से 3 दो तिहाई हो गए, है तो हमारे पास।
महाराष्ट्र की बात तो कीजिए। पूरे महाराष्ट्र की बात करेंगे तो जहां जहां मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, जहां पर मुस्लिम एक मुसलमान करके खड़ा होता है तो उसको इतने वोट मिलते हैं कि बाकी थोड़े से वोट अगर बाकी समाज के मिल जाए तो जीत सकता है। उन जगहों पे हम मुस्लिम समाज को वोट देते हैं। अब्दुल सत्तार है वहां से, औरंगाबाद से। लेकिन देखा गया है कि अभी एमएलसी की टिकट देनी थी। पिछले असेंबली इलेक्शन के मुकाबले में इस बार जो है वो कम एमएलए पहुंचे हैं असेंबली में, मुस्लिम एमएलए। देखिए जितने पहुंचे हमारे ही पहुंचे बीजेपी का तक भी नहीं पहुंचेगा, पहुंचा भी नहीं और देंगे भी नहीं, पहुंचने वाला भी नहीं है। रिजर्वेशन की बात हो रही है, आरक्षण की बात हो रही है। एक सवाल मेरा आपसे ये है, कांग्रेस पार्टी जो है वो मराठा रिजर्वेशन को सपोर्ट कर रही है। मुंबई में, महाराष्ट्र में ऐसे बहुत से उत्तर भारतीय हैं जो बहुत ही गरीबी का शिकार हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि मतलब उत्तर भारतीय को भी जो है वो रिजर्वेशन मिलना चाहिए, जो वहां से आके यहाँ बसे हैं काम के लिए? उत्तर भारतीय करके नहीं, जो उत्तर भारतीय ओबीसी समाज के हैं उनको यहां पे रिजर्वेशन नहीं मिलता, उनके कास्ट सर्टिफिकेट्स नहीं बनते। उनको कहा जाता है कि आप गांव से पेपर लेके आइए और 1950 और 1960 के कुछ पुरावा दीजिए, कुछ डॉक्यूमेंट्स दीजिए। जो गरीब ओबीसी और एससी समाज के लोग जो उत्तर प्रदेश और बिहार से यहाँ पे आए, वो जब 1950s और 60s में आए तो बहुत ही बुरे हाल में जीते थे। उनके पास रहने के लिए घर भी नहीं था, अपना राशन कार्ड नहीं था, अपना बैंक का अकाउंट नहीं था। तो ऐसे में वो उनका एक परिवार तो वहां ओबीसी का दर्जा प्राप्त कर चुका है और उसको सारी सुविधाएं मिल रही है, लेकिन उसी देश में एक दूसरे राज्य में उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। तो ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं और आने वाले दिनों में मुंबई में रहने वाले जितने भी उत्तर भारतीय समाज के जो ओबीसी कम्युनिटी के लोग हैं, उन लोगों को रिजर्वेशन मिले प्रॉपर ढंग से, बिना किसी हिंड्रेंस के, बिना किसी रोकथाम के, और उनकी कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो सीधे डोमिसाइल सर्टिफिकेट से कनेक्ट कर दिया जाए। महाराष्ट्र सरकार से आप जो भी सुविधा प्राप्त करते हैं उसके लिए महाराष्ट्र सरकार क्या कहती है, आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट दीजिए, यानी 15 साल से आप यहां पे हैं, इसका सबूत दीजिए। तो 1960 का 1950 का जो क्राइटेरिया है, जो डेटम लाइन है, उसको चेंज करके उसको डायरेक्टली आप डोमिसाइल से कनेक्ट कर दीजिए, तब जाकर के जितने भी ओबीसी एससी समाज के उत्तर भारतीय लोग हैं उनको न्याय मिलेगा। आप ये कह रहे हैं कि स्पेशल कैटेगरी में उत्तर भारतीयों को रिजर्वेशन नहीं चाहिए? मुझे नहीं लगता कि इस तरह से उत्तर भारतीय दक्षिण भारतीय करके कोई रिजर्वेशन का कोई ख्याल है, क्योंकि मजदूर तबका आता है वहां पे, जो काम करता है, जो यहाँ पे आता है, बसता है, रहने को जगह नहीं है, खाने का ठिकाना नहीं है। बड़ी एक ऐसा विषय है, एक ऐसा विषय है जो व्यक्तिगत तौर पर मुझे बहुत खुशी देगा। जो गरीब लोग जो ऑटो चला रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, जो टैक्सी चला रहे हैं, जो फेरी का धंधा करते हैं, जो वॉचमैन का धंधा करते हैं, उन गरीब लोगों को गरीबी के आधार पर अगर एक स्पेशल स्टेटस मिलता है मुंबई में, तो मेरे से ज्यादा खुश कोई नहीं होगा। सर एक बात ये बताइए कि अभी तक तो हमने बात की मुल्क के हालात पर, सियासी हालात पर। महाराष्ट्र की सियासत की बात की जाए तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? बीजेपी शिवसेना का इत्तेहाद होने वाला है, क्योंकि इन्होंने बयान भी दे दिया इस तरह का। क्या एनसीपी का इत्तेहाद कांग्रेस से हो सकता है? बिल्कुल हो रहा है। हमारी कई दौर की मीटिंग हो चुकी है, कई मीटिंगों में मुझे भी बैठने का मौका मिला है। तो कांग्रेस और एनसीपी का जो अलायंस है, जो गठबंधन है, जिसको आप इत्तेहाद कह रहे हैं, वो हो रहा है। लोकसभा में तो लगभग फाइनल हो गया है। कुछ सीटों को लेकर के विवाद है, जो जहां तक मेरी जानकारी में है पुणे औरंगाबाद के कुछ सीटों पर। तो दोनों अलग अलग पार्टियां हैं, दोनों पार्टियां सीटों की अपेक्षा कर रही है, तो वही बैठ करके हम सॉर्ट आउट कर लेंगे। 50-50 की बात हो रही है, तो 50-50 हो पाएगा? 50-50 मुझे नहीं मालूम 50-50 होगा, लेकिन ठीक है। एनसीपी के लिए कांग्रेस पार्टी इतनी सीटें छोड़ेगी कि उनका एक मान सम्मान की पूरी रक्षा होगी, उनके मान सम्मान का बट्टा नहीं लगने देंगे हम, क्योंकि हमारे साथी हैं, सहयोगी। लेकिन सर एक बात ये भी देखी गई है कि मतलब कांग्रेस में खुद ही मतभेद पाया जाता है, क्योंकि कुछ कांग्रेस के लीडरान जो है वो दूसरे लीडरान को जो है वो फॉलो नहीं कर पाते हैं। जैसे आपकी अगर बात की जाए तो बहुत से लोगों ने आपकी मुखालिफत की, राहुल गांधी से जो है आपकी शिकायत की कि आपको पद से हटाया जाए। तो शिकायत क्या है आपसे लोगों को? कई बार आप पता नहीं शिकायत का क्या कर, कई बार जो कुछ इश्यूज होते हैं मैं उसको सॉर्ट आउट भी कर देता हूं। मैं चाहता हूं कि जो हमारे साथी हैं उनकी भावनाओं का, उनकी जज्बातों का ख्याल रहना चाहिए, लेकिन सिर्फ विरोध करने के लिए अगर किसी को विरोध करना है तो उसका कोई इलाज नहीं। अच्छा, एक सवाल यह है कि क्या आप पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ने वाले हैं? ये तो पार्टी को तय करना है। आपकी इच्छा है? बिल्कुल, क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैं 3 बार का पार्लियामेंट में रहा हूं और एक अच्छा पार्लियामेंटेरियन करके जाना जाता हूं। लोकसभा में, राज्यसभा में मैंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत सारे इश्यूज रेज किए हैं। मेरे ख्याल से जो लोग पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स देखते रहे हैं उनको पता है कि जब लोकसभा में मैं रहता हूं तो कुछ चुने हुए अच्छे सांसदों में मैं हूं जो बहुत अच्छे ढंग से विषय को रखते हैं। तो बिल्कुल इस योग्यता के आधार पर तो मुझे पुनः जाना चाहिए लोकसभा में। अब पार्टी को तय करना है और मतदाताओं को तय करना। अगर वो भेजना चाहेंगे मतदाता, अगर पार्टी टिकट देना चाहेगी तो चुनाव लड़ूंगा, मतदाता भेजना चाहे तो जीत करके चुनाव जिता करके भेज देंगे। कौन सा हल्का है आपका जहां से आप लड़ना चाहेंगे?
ये तो पार्टी तय करेगी, इसमें अभी बहुत ज्यादा हम, जहां से आपकी रुचि ज्यादा है, दिलचस्पी ज्यादा है, वो जो रुचि होगी हम यहाँ पर मीडिया में नहीं बोलेंगे, वो पार्टी के नेतृत्व को बोलेंगे। अच्छा, एक बात ये बताइए निरुपम साहब कि मतलब जिस तरह से फडणवीस गवर्नमेंट ने दावा करी है कि मुंबई की शक्ल बदली जा रही है, मेट्रो आ रहा है, मुंबई नागपुर हाईवे बनाया जा रहा है और पूरा के पूरा जो है डेवलपमेंट का सिलसिला शुरू है, तो क्या आपको लगता है कि मतलब ये चीज़ें जो है वो आने वाले इलेक्शन में आपके लिए चैलेंज बन सकती है? क्योंकि मुंबई जो है वो मेट्रोपॉलिटन सिटी है और यहाँ पे इलेक्शन जो होता है वो डेवलपमेंट के आधार पे होता है, मुद्दों के आधार पे होता है। देवेंद्र फडणवीस जी के मुख्यमंत्री बने 4 साल पूरे हो गए, 4 साल 1 महीना होने को है। मुझे पूरे 49 महीने में कौन सा प्रोजेक्ट पूरा किया, एक दिखा दे। मेट्रो के नाम पे सड़कों की खुदाई हो रही है, बिना वजह अलग अलग जगहों पे पतरे लगा दिए गए, सामान्य मुंबईकरों की जिंदगी तबाह कर दी गई है, काम एकदम से कछुए की गति से चल रही है। उन्होंने कहा था 2019 में दहीसर से लेकर डीएन नगर वाले मेट्रो काम उद्घाटन कर देंगे। आप जरा काम देख लीजिए, जिस गति से काम चल रहा, आने वाले 10 साल में मेट्रो का यह काम पूरा नहीं होगा। तो ये जो मुख्यमंत्री हैं सिर्फ कागजों पर घोषणा करते हैं और पत्रे लगा देते हैं दिखाने के लिए मुंबई के, देखो मेट्रो बन रहा है। तो सच पूछिए, मुंबई का कोई चेहरा मोहरा नहीं बदला। उन्होंने कहा मुंबई ओपन डेफिकेशन फ्री हो गया। मुंबई में सरेआम लोग रास्ते पे बैठे रहते हैं, चाहे रेलवे ट्रैक हो या सी बीच हो। उन्होंने कहा कि मुंबई में हमने 50 लाख टॉयलेट्स बनाए हैं, गिनती करके पूछ लीजिए नहीं बने हैं, टॉयलेट्स बने ही नहीं है। उन्होंने कहा कि मुंबई के सारे रास्ते दुरुस्त हैं, जब बारिश आती है तो दिख जाता है मुंबई में क्या होता है, घंटों घंटों जाम रहता है। यहां तक कि जो पॉट होल्स हैं उसमें गिर के लोग मर जा रहे हैं, बड़े बड़े डॉक्टर मर गए और कहते मुंबई का चेहरा बदल दिया हमने। जो बीकेसी है एक चमकता हुआ सितारा, वो भी हमने बना के दिया। जो बांद्रा वर्ली सी लिंक है एक चमकता हुआ पूरे हिंदुस्तान का एक आइकॉनिक ब्रिज, वो भी हमने बना के दिया। जो सांता को चेंबूर लिंक रोड है जिसने वेस्ट को इससे बहुत अच्छे ढंग से जोड़ के दिया, वो हमारा बनाया हुआ है। इन्होंने बनाया क्या? जो एयरपोर्ट देख रहे हैं आप, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि सचमुच एक अंतरराष्ट्रीय दर्जे का एयरपोर्ट बना है, वो भी हमने बना के दिया। आप तो एक छोटा सा बस स्टॉप भी आज तक नहीं बना पाए हैं। मुझे कोई फडणवीस जी या शिवसेना या बीजेपी वाले पूरे मुंबई में कोई चमकता हुआ बस स्टॉप दिखा दें। रोज अनाउंसमेंट हो रहा है। महाराष्ट्र में आने वाले इलेक्शन में किस मुद्दे को लेके जाएंगे? इन्हीं मुद्दे को लेके जाएंगे आप? नहीं, मुंबई में तो निश्चित तौर पर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा। मुंबई में लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, यह मुद्दा होगा। आप साहब 4 तो ठीक है, आप 15 साल हम थे, 20 साल हम थे, 30 साल से तो शिवसेना बीजेपी कॉर्पोरेशन में बैठी है। साथ साथ पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो किसान, इस प्रदेश में किसान आत्महत्या एक विषय रहा है, हमने उसको एड्रेस भी किया। कांग्रेस के दौर भी रहा है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब से यह सरकार आई है तब से किसानों की आत्महत्या करने की जो सिलसिला है वो लगभग 10 टाइम्स बढ़ गया है। रोजगार की समस्या है, छोटे मोटे धंधे सब बंद हो गए, नोटबंदी का असर है, जीएसटी का असर है, लोगों की दुकानें नहीं चल रही हैं, बिल्डर लोग भी परेशान है, लोग फ्लैट नहीं खरीद पा रहे, हर मोर्चे पर ही फेल हो चुके हैं। लेकिन शिवसेना भी साथ में है इनके, लेकिन शिवसेना आपको लगता नहीं कि वो भी जो है वो खामोशी एक तमाशाई बनी हुई है? शिवसेना एक ढकोसलेबाज पार्टी है। शिवसेना 4 साल से कह रही है कि हमारे जेब में इस्तीफा है, हमारे मंत्रियों के जेब में इस्तीफा पड़ा हुआ है। हर दिन सामना के जरिए शिवसेना बीजेपी और सरकार और नरेंद्र मोदी पे अटैक करती है, लेकिन शिवसेना भूल जाती है कि जिस सरकार पर अटैक कर रही है उस सरकार में खुद वो शामिल है। एक बहुत ही अहम सवाल आपने शिवसेना की बात की। मुंबई में जो है वो हमेशा से उत्तर भारतीय का मसला रहा है, उत्तर भारतीयों पे हमले हुए हैं, उनको मारा गया है, पीटा गया है, उनके धंधे कारोबार पे हमला हुआ है। लेकिन देखा गया है कि पिछले कुछ सालों से जो है ये जो हमले होते आ रहे हैं, जो उनको मारा जा रहा है, इसमें जो है वो बहुत ही ज्यादा गिरावट आई है। क्या आपको लगता है कि शिवसेना ने जो है अपना पॉलिटिकल स्टैंड बदला है उत्तर भारतीयों की वजह से? दूसरी एक बात यह है कि शिवसेना खुद जो है वो शिवसेना के लीडरान खुद अयोध्या गए हैं और अयोध्या जाके उन्होंने वहाँ पे सभा की है। जो उत्तर भारतीयों को यहाँ पे पीटा जाता है वहीं पे जाके वो सभा करते हैं। तो ये पूरा गेम क्या है, आप क्या समझते हैं इसको? देखिए, सबसे पहली बात, उत्तर भारतीयों पे हमले बीजेपी की सरकार आने के बाद कम हो गए हैं, मैं नहीं मानता। शिवसेना के जरिए कम हुए हैं। शिवसेना ने अभी 3 हफ्ते पहले प्रभा देवी में शिवसेना के जो नेता कार्यकर्ता थे उन्होंने वहां के फेरी वालों को बहुत मारा, बहुत जोर से मारा। ये तो शिवसेना वालों के ब्लड में, खून में उत्तर भारतीयों के प्रति नफरत है।
अब जो अयोध्या गए हैं, जिन अयोध्या और आसपास के लोगों को यहां सताते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, उनके फेरी के धंधे को रेगुलराइज नहीं होने देते, उनके ऑटो के परमिट को कैंसिल कर देते हैं क्योंकि वो हिंदी भाषी हैं, उत्तर भारतीय हैं, उन उत्तर भारतीयों से वोट मांगने जा रहे हैं अयोध्या। तो इस ढकोसले को, इस ढोंग को मुंबई के लोग पहचानते हैं, सभी लोग पहचानते हैं। इनको ना तो मराठी लोग लाइक करेंगे ना उत्तर भारतीय लोग पसंद करेंगे, और अंततः इनको धोखा होगा, इनको बहुत बड़ी सजा मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए संजीव निरुपम जी, जो कि कांग्रेस के बहुत ही जाने माने लीडर हैं मुंबई के, और मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। ये हमसे सीधे गुफ्तगू कर रहे थे, बहुत से मौज़ूआत पे गुफ्तगू की। अगले हफ्ते एक नई शख्सियत के साथ आपके रूबरू फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आदाब।